द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कुछ ऐसा था जो इस देश की सत्ता को बदलने जा रहा था। फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन छपती है। इस हेडलाइन में 176 के आगे इतने जीरो लगे थे कि गिनने में नहीं आ रहे थे। कुल 10 जीरो यानी 1,76,000 करोड़ रुपए। इस आंकड़े के ऊपर लिखा था लॉस टू द नेशन यानी देश का 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान। इस हेडलाइन के नीचे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में टेलीकॉम मंत्री रहे ए राजा की तस्वीर छपी हुई थी। इस रिपोर्ट में सीएजी के हवाले से लिखा था कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में मनमोहन सरकार के मंत्री ए राजा ने देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया है। यहाँ से देश को पता लगता है एक स्कैम का जिसका नाम था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इस देश में छोटे मोटे कई घोटाले सुने थे, लेकिन ये इतनी बड़ी रकम और ऐसे घोटाले का जिक्र देश पहली बार सुन रहा था। लेकिन इसके बाद तो सीएजी की रिपोर्ट में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले पर घोटाले बाहर आने लगते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के माहौल के बीच बाबा रामदेव भी काले धन के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं। दूसरी तरफ अन्ना हजारे भी लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ देते हैं। अचानक पूरा देश ही भ्रष्टाचार में लगने लगता है। लोगों को लगने लगा कि उनके निजी जीवन में हर दिक्कत इसलिए है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचारी है। लेकिन पर्दे के पीछे एक कहानी रची जा रही थी। खेल कोई और खेल रहा था, लेकिन तब तक सीधे साधे मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के धब्बे लग चुके थे। इन फर्जी घोटालों और फर्जी आंदोलनों का देश को पता चलता तब तक देर हो चुकी थी। सीएजी रिपोर्ट की असली सच्चाई जब तक पता चलती तब तक भारत की जनता सरकार बदल चुकी थी। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि पर्दे के पीछे कौन खेल रहा था? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलनों और सीएजी की भ्रामक रिपोर्टों के माध्यम से मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया? आखिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की सच्चाई क्या थी? क्या सीएजी की रिपोर्ट झूठी थी? मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचार में दिखे, इसके लिए पर्दे के पीछे कौन कौन खेल रचे गए? किस किस खिलाड़ी ने नरेंद्र मोदी और भाजपा का रास्ता साफ करने के लिए मनमोहन सिंह के खिलाफ रची साजिश? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जो आंकड़ा छपा, दरअसल वो यूपीए की मनमोहन सरकार के लिए भी चौंकाने वाला था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर सवाल उठने लगे। टीवी मीडिया सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ जाती है। सीएजी की रिपोर्ट में दिखाई भ्रष्टाचार को आधार बनाकर देश में आंदोलन शुरू हो गए। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव जैसे नाम अचानक देश की जनता के मसीहा बनकर सरकार को ललकारने लगते हैं। शायद अन्ना हजारे या बाबा रामदेव अपने फेस वैल्यू पर देश की जनता को आंदोलन करने को कहते तो इतना समर्थन शायद नहीं मिलता, लेकिन इन बड़े बड़े घोटालों के आंकड़े किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारत सरकार में आने वाले सीएजी ने दिए थे। इसलिए इन आंकड़ों पर किसी को अविश्वास न हुआ, बल्कि सबने आसानी से विश्वास कर लिया। सीएजी की पवित्रता किसी भी संदेह और सवाल से ऊपर थी। सीएजी का दफ्तर आलोचना से ऊपर था। रिपोर्ट आने तक देश के अधिकतर लोगों ने सीएजी का नाम तक नहीं सुना था। सीएजी के दफ्तर की इतनी अहमियत कभी नहीं रही थी। आखिर खुद सरकार का पार्ट सीएजी सरकार के खिलाफ झूठ या भ्रम कैसे फैला सकता था? लेकिन यही लोग चुप जाते हैं। करोड़ रुपए के घोटाले का आंकड़ा दिया। आगे की कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कथित 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या था। 2G स्पेक्ट्रम दरअसल मोबाइल नेटवर्क के होने वाली वेव्स के आवंटन से जुड़ा हुआ है। 2006 और 2007 तक भारत में मोबाइल का इस्तेमाल ठीक-ठाक शुरू हो चुका था। नोकिया और मोटोरोला के हैंडसेट हर दूसरे तीसरे आदमी के हाथ में दिख रहे थे, लेकिन ये फोन सिर्फ बात करने और गेमिंग खेलने के काम नहीं आते थे। मोबाइल में इंटरनेट काम नहीं करता था। भारत में इंटरनेट सुलभ करने के लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी थी। ये आवंटन हुआ साल 2008 में। उस वक्त केंद्र सरकार में टेलीकॉम मंत्री थे ए राजा। दरअसल उस वक्त लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने कई पार्टियों के समर्थन से गठबंधन की सरकार बना ली। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को यूपीए कहा जाता था। इस यूपीए गठबंधन में दक्षिण भारत की सहयोगी पार्टी डीएमके भी थी। डीएमके के समर्थन के बदले साल 2007 में डीएमके नेता ए राजा को टेलीकॉम मंत्री बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ए राजा को निर्देश दिए कि 2G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट उचित और पारदर्शी तरीके से करना है। जनवरी 2008 में टेलीकॉम मंत्रालय ने फर्स्ट सर्व आधार पर 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने का नोटिस निकाला। साल 2008 में जब 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ तो आम जनता को इसकी कोई ज्यादा खबर नहीं थी, ना ही मीडिया में इस आवंटन की ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन इंटरनली इस आवंटन पर कई सवाल उठे। मई 2009 में एक टेलीकॉम वॉचडॉग एनजीओ ने 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में कुछ इलीगल चीजों को लेकर सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई। टेलीकॉम वॉचडॉग एनजीओ की शिकायत पर सीबीसी ने सीबीआई से जांच करने के लिए कहा। अक्टूबर 2009 में सीबीआई ने टेलीकॉम मंत्रालय के अज्ञात अफसरों और अज्ञात कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। 22 अक्टूबर के दिन सीबीआई ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के दफ्तरों पर छापे मारे। ये भी कमाल की बात थी कि मनमोहन सरकार में कि अगर किसी नागरिक या एनजीओ को लगता है कि किसी सरकारी आवंटन में गड़बड़ हुई है तो वो शिकायत कर सकता था, और उनकी शिकायत पर सीबीआई न केवल शिकायत दर्ज कर रही थी बल्कि छापे भी मारती है। मार्च 2010 में सीएजी की तरफ से कहा जाता है कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट मनमोहन सरकार को निर्देश देती है कि वो 2G स्पेक्ट्रम पर आई कैग की रिपोर्ट पर जवाब दे। 10 नवंबर 2010 के दिन कैग सरकार को रिपोर्ट सौंप देती है और दावा करती है कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में भारत सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस आंकड़े को मीडिया ने पकड़ लिया। अखबारों की हेडलाइनों में इस आंकड़े को जीरो के पीछे इतनी जीरो लगाकर पेश किया गया कि आम जनता में मनमोहन सरकार के प्रति गुस्सा भर गया। ये आंकड़े भले ही चौंकाने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद विश्वसनीय थे, क्योंकि इन आंकड़ों को देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री के द्वारा चूज किए जाने वाला कैग था, यानी खुद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कैग की इस रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस नीलामी करने के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति पर दिए गए। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि अगर नीलामी से स्पेक्ट्रम के लाइसेंस दिए जाते तो सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का फायदा होता। यानी जिस नीति और जिस भाव से यूपीए सरकार ने स्पेक्ट्रम बांटे हैं उससे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का प्रीजम्प्टिव लॉस यानी नेशनल लॉस हुआ है। ये एक अनुमानित नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान के सही आंकड़ों की गणना करना संभव नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि कैग ने ये लॉस कैसे गिना था और क्या ये आंकड़े सही थे? क्या वाकई देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ या कुछ कम हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ या कुछ हुआ भी नहीं? एक साजिश के तहत ये भ्रामक आंकड़े बताए गए। क्या ये सवाल उठना वाजिब नहीं था? तत्कालीन तौर पर सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुए कथित नुकसान का आंकड़ा 3G स्पेक्ट्रम के आवंटन से कंपेयर करके निकाला था। दरअसल साल 2010 में सरकार ने 3G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था। 3G से हुई कमाई के अनुपात में सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम का घाटा निकालने के इस गणित पर सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीएजी दफ्तर के अंदर से भी सवाल उठे। दरअसल सीएजी खुद खातों और फाइलों का ऑडिट नहीं करते, बल्कि उनके नीचे के अधिकारियों का ये जिम्मा होता है। 2G मामले में सीएजी के जो प्रमुख ऑडिटर थे उनका नाम था आरपी सिंह। आरपी सिंह ऑडिट में डायरेक्टर जनरल थे। आरपी सिंह ने संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को बताया कि उन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया था। आरपी सिंह ने कहा कि उनकी तैयारी की रिपोर्ट को ही बदल दिया गया और उनसे रिपोर्ट पर साइन करवाया गया। और आरपी सिंह ने एक बात और कही थी कि उन्होंने नवंबर 2009 में 2G मामले की परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू की थी, लेकिन मार्च 2010 में उनसे कहा गया कि ट्रांजैक्शन ऑडिट किया जाए। बकौल आरपी सिंह ऐसा किया जाना असामान्य था। एक ऑडिट को बीच में ही चेंज नहीं किया जाता है। ये बहुत गंभीर बातें थी जो सीएजी दफ्तर के अंदर चल रही इन असहज चीजों पर कई सवाल उठा रहे हैं, पर उस वक्त कोई भी ऐसी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था। सीआई को सौंपी जाती है और 2 फरवरी 2010 के दिन मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे ए राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ देवड़ा और ए राजा के पर्सनल सेक्रेटरी आरके चंदुलिया को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दूरसंचार मंत्री ए राजा पर आरोप था कि उन्होंने साल 2001 में तय की गई दरों पर ही स्पेक्ट्रम बेच दिया, जिसमें उनकी पसंदीदा कंपनियों को तरजीह दी गई। 17 फरवरी 2010 के दिन मंत्री ए राजा को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। करीब 15 महीने ए राजा जेल में रहते हैं। इसके बाद ए राजा को जमानत मिल जाती है। 2G स्पेक्ट्रम मामले में गिरफ्तार होने वालों में एक और बड़ा नाम था डीएमके की राज्यसभा सांसद और एम करुणानिधि की बेटी कनमुड़ी का। डीएमके पार्टी के सुप्रीमो
एम करुणानिधि की बेटी कनमोड़ी राज्यसभा सदस्य थी। कनमोड़ी पर डीएम के नेता ए राजा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा। कनमोड़ी पर आरोप लगा कि उन्होंने डीबी रियलिटी के मालिक शाहिद बलवा से अपने टीवी चैनल के लिए 200 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। इसके बदले में शाहिद बलवा की कंपनियों को ए राजा ने गलत ढंग से स्पेक्ट्रम आवंटन करवाया। यही कारण है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोप में शाहिद बलवा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फरवरी 2012 में ए राजा के वक्त दिए गए 2G स्पेक्ट्रम के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए दोबारा आवंटित करने का आदेश दे दिया, लेकिन जब नवंबर 2012 में सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। दोबारा हुई नीलामी में महज 9.5 करोड़ रुपए में 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। कहां सीएजी की तरफ से कहा जा रहा था कि नीलामी न होने के चलते भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और कहां अब असल में नीलामी हुई तो मात्र 9.5 हजार करोड़ रुपए तक ही पहुंच सकी। ये पहली आहट थी कि सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम के आंकड़े कुछ ज्यादा ही बता दिए हैं, कुछ ज्यादा ही अनुमान निकालकर आंकड़े बाहर किए गए हैं। आगे चलकर 2G स्पेक्ट्रम के इस कथित घोटाले की एक परत खुल जाती है, लेकिन इन खबरों को अब उतनी जगह नहीं मिली जितनी जगह कैग के आंकड़ों को मिली थी। अब तक मनमोहन सरकार पूर्ण रूप से बदनाम हो चुकी थी। अब तक गंगा में बहुत अधिक पानी बह चुका था। राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर नरेंद्र मोदी जन्मलेज पे थे। कैग की रिपोर्ट्स, अन्ना हजारे के आंदोलन और बाबा रामदेव के हर दिन चौंकाने वाले दावों ने नरेंद्र मोदी को हीरो की तरह एंट्री करने के लिए रास्ता साफ कर दिया। कैग की रिपोर्ट्स के बाद बने माहौल ने नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए एक उर्वरक राजनीतिक जमीन तैयार कर दी थी, जिस पर साल 2014 के चुनाव की फसल काटी गई। कथित 2G स्कैम पर सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी के लिए एक वरदान की तरह साबित हुई। जनता और मीडिया का बीजेपी को खूब साथ मिला। टीवी मीडिया के हाथों एक ऐसी जड़ी बूटी लग गई जो खूब टीआरपी बढ़ गई। अब बीजेपी को जरूरत थी इस कार्यक्रम को अगले चरण में ले जाने की। ऐसा कहा जाता है कि घोटालों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलनों की पटकथा आरएसएस और उसके सहयोगियों ने रची। दरअसल साल 2008 के मालेगांव बम धमाके के बाद से ही हिंदूवादी संगठनों के हाथ सामने आने लगे थे। इन बम धमाकों में आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के पूर्व कार्यकर्ता पकड़े जा रहे थे। अपना भारत के साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रोज जैसे लोग अरेस्ट किए जा चुके थे। इसलिए आरएसएस भी सत्ता में आने के लिए छटपटा रही थी। वे लोग जो साल 2010 से लेकर साल 2014 तक भ्रष्टाचार और अन्य आंदोलनों के माध्यम से फ्रंट पर खेल रहे थे, असल में उन्हें पर्दे के पीछे एक कड़ी से जोड़ने वाले संगठन का नाम था आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भाजपा आरएसएस की ही एक राजनीतिक यूनिट है। 2G घोटाले पर धमाकों और हत्या में आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ताओं और बड़े प्रचारकों का नाम आने की वजह से आरएसएस में हलचल मच जाती है, क्योंकि आरएसएस पहले से ही बेंच झेल चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलनों की जमीनी मेहनत आरएसएस की तरफ से ही हुई और आरएसएस की प्लानिंग में साथ देने वालों में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आता है। ये नाम था अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल पीएम मोदी के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जांच एजेंसी आईबी के पूर्व चीफ, लेकिन उस वक्त डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक थे। विवेकानंद फाउंडेशन थिंक टैंक का दफ्तर दिल्ली के चाणक्यपुरी में था। अजीत डोभाल इसके निदेशक थे और कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और आरएसएस के लोग इससे जुड़े हुए थे। वैसे तो इस थिंक टैंक की ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ यहाँ हो रहा था। कैरोल मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने अप्रैल 2011 में काले धन पर 2 दिन का एक सेमिनार किया था, जिसमें शामिल होने वाले लोग थे अजीत डोभाल, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, स्वदेशी जागरण मंच और आरएसएस से जुड़े नेता एस गुरुमूर्ति, अरविंद केजरीवाल और राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी और रिटायर्ड आईपीएस किरण बेदी और आरएसएस के प्रचारक गोविंदाचार्य। ये सेमिनार 2011 के अप्रैल महीने में होता है और उसके कुछ दिनों के बाद ही देश में काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के अनशन शुरू हो जाते हैं। कैरोल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक विवेकानंद फाउंडेशन ने बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को आंदोलन के लिए एक ही मंच पर लाने की कोशिश की। हालांकि आंदोलन के दौरान अजीत डोभाल से इंडियन एक्सप्रेस ने जब अन्ना हजारे के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई लिंक होने से इनकार कर दिया। डोभाल ने आरएसएस से भी कोई जुड़ाव होने से इनकार किया, लेकिन कैरोल मैगजीन में छपी रिपोर्ट में उनके सूत्रों के दावों के मुताबिक भ्रष्टाचार विरोधी पूरा आंदोलन विवेकानंद फाउंडेशन का पूरा ऑपरेशन था। ये अजीत डोभाल चला रहे थे और इसमें अजीत डोभाल को गृह मंत्रालय के ही कुछ अधिकारियों और आईबी के अधिकारियों से भी मदद मिल रही थी। हालांकि अजीत डोभाल बार-बार ये कहते रहे कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आज अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वहीं विवेकानंद फाउंडेशन के ही 2 और लोगों को पीएमओ में टॉप पोजीशन मिली हुई है। रिटायर्ड सिविल सेवक नृपेंद्र मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और पीके मिश्रा एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। मतलब पीएमओ में टॉप की 3 पोजीशन विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के लोगों को मिली, जिन्हें अजीत डोभाल चला रहे थे और जिन्होंने आंदोलनों की पृष्ठभूमि रखी, जैसा कि कैरोल मैगजीन का दावा है। अजीत डोभाल और 2G स्पेक्ट्रम के बाद दिल्ली में अन्ना हजारे और रामदेव का आंदोलन शुरू हो जाता है और इसी दौरान सीएजी विनोद राय ने फिर से एक रिपोर्ट पेश कर दी और इस बार देश का 2G स्पेक्ट्रम से भी ज्यादा बड़ा नुकसान बताया गया। कोयला घोटाला, इसे अंग्रेजी में कोल स्कैम और कोल हिट के नाम से भी जाना गया। ये मामला भी कैग रिपोर्ट के बाद देश के सामने आया। साल 2004 से साल 2009 के बीच आवंटित किए गए कोयला ब्लॉक्स या कोयला की खदानों पर 2012 में कैग की रिपोर्ट आई। इस गड़बड़ी को लेकर भी सीएजी इतने उत्साहित थे कि अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कुल 10,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया। हालांकि बाद में फाइनल रिपोर्ट में कैग ने घोटाले का अनुमान 10,70,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,86,000 करोड़ रुपए बता दिया। करीब 90% घटाने के बाद भी 2G से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा। इसमें भी कैग ने माना कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी प्रतिस्पर्धी बोलियों से होना चाहिए था, लेकिन यानी नीलामी से होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस तरीके से आवंटन नहीं किया जिससे राजस्व का नुकसान हुआ। जबकि कोल खदानों को आवंटन के माध्यम से दिए जाने का ये तरीका वाजपेयी सरकार में भी सेम था और उससे पहले की भी सरकारों में था। मनमोहन सरकार में भी सेम था, लेकिन कैग ने कहा कि अगर सरकार इन कोल खदानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से करती तो 1,86,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता था। इस तरह कोल खदानों पर आई कैग की रिपोर्ट को भी 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताकर प्रचारित किया जाने लगा। क्योंकि साल 2004 से साल 2009 के बीच कोयला मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री के पास ही था, इसलिए इस घोटाले के दाग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सफेद कुर्ते पर भी लगे। कोल मामले पर जब कैग की फाइनल रिपोर्ट संसद में रखी गई तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पर बयान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कैग के निष्कर्ष विवादास्पद हैं और ये अनुमानित नुकसान वाली बात सही नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में तथ्य सही नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि हम तो प्रतिस्पर्धी बोली से ही यानी नीलामी से ही कोयला ब्लॉक का आवंटन करना चाहते थे, लेकिन जिन राज्यों में कोयला खदानें थी वे ही इसके खिलाफ थे। मनमोहन सिंह ने बाकायदा राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के पत्र का भी जिक्र किया। वसुंधरा राजे ने साल 2005 में पत्र लिखकर कहा था कि वो प्रतिस्पर्धी बोली से यानी नीलामी से आवंटन नहीं करना चाहती हैं, लेकिन भाजपा और मीडिया के घोटाले वाले सुर में प्रधानमंत्री की बातें दबकर रह जाती हैं। इसमें कैग ने भ्रष्टाचार की बात नहीं कही थी, लेकिन बीजेपी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई और सीवीसी ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई की एफआईआर में दर्जन भर कंपनियों के नाम आए। बाद में इस मामले में भी सभी कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया जाता है। कोयला मंत्रालय के कुछ अधिकारी जेल भी गए। मैं ये नहीं कहता कि इसमें अधिकारियों ने किसी भी लेवल पर लापरवाही नहीं की होगी, जरूर कुछ गड़बड़ी रही होगी, ऐसा होगी या नहीं होगी इसमें से किसी का भी दावा मैं नहीं करता, लेकिन सवाल ये था कि क्या कैग की बातें पूरी तरह सच थी या ये भी हवाई आंकड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते रहे कि सीएजी की रिपोर्ट विवादास्पद है और आंकड़ा सही नहीं है, लेकिन तब मनमोहन सिंह की कौन सुनने वाला था। मीडिया ने इस आंकड़े को भी लपक लिया और फिर अपनी हर चुनावी रैली में मोदी ने भी इन आंकड़ों को घोटाला बताकर प्रचारित किया। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात सही थी या कैग विनोद राय की। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया तो अब नए सिरे से नीलामी होनी थी। इसके लिए मोदी सरकार एक कानून लेकर आई, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट। मार्च 2015 में सरकार की एक प्रेस रिलीज आई जिसमें बताया गया कि सरकार ने अभी 29 ब्लॉकों का ऑप्शन किया है यानी नीलामी की है और कुल कमाई 1,93,000 करोड़ रुपए के पार चली गई है। यानी सीएजी ने भी जो घाटे का अनुमान लगाया था उससे भी ज्यादा कमाई होने जा रही है। इस तरह से सशक्त कोयला खदानों की नीलामी से 3,35,000 करोड़ रुपए की राज्यों को राजस्व आय का अनुमान लगाया गया। एक तरह से ये आंकड़े न केवल कैग के आंकड़ों को सही ठहरा रहे थे, बल्कि मनमोहन सरकार को भ्रष्टाचारी और
नरेंद्र मोदी की नई सरकार को एक ईमानदार सरकार की तरह पेश भी कर रहे थे, लेकिन इस कहानी में बड़ा झोल निकला। बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों को फरवरी 2016 से जुलाई 2018 तक 3.5 साल में मात्र 5,684 करोड़ रुपए मिल सके। कहां 3-3 लाख करोड़ रुपए के इतने बड़े आंकड़े और कहां असल में मात्र 5,684 करोड़ रुपए की कमाई। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कैग विनोद राय की रिपोर्ट में दिए आंकड़ों को सही ठहराने के लिए राजस्व के ऊंचे और भ्रामक आंकड़े और अनुमान बताए। मतलब पूंजी वाली रिपोर्ट की तरह ही कोयला वाला मामला भी अतरंजित करके परोसा गया। यह भी माना जा सकता है कि कैग विनोद राय वाला था। जिस तरह से अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल और बाबा रामदेव ने यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, वैसे ही विनोद राय अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। अलग अलग कार्यक्रमों में वो ऐसी बातें कर रहे थे जो विशुद्ध रूप से सरकार के खिलाफ राजनीतिक बातें थी। जिस तरह से आंदोलनकारी देश की जनता को लड़ने के लिए आह्वान कर रहे थे, विनोद राय भी दूसरे शब्दों में वही कर रहे थे। जैसे फरवरी 2013 में मुंबई में मनी लाइफ फाउंडेशन के कार्यक्रम में विनोद राय को बुलाया गया। यहाँ विनोद राय कहते हैं कि 2012 का साल भारत के इतिहास का एक अहम साल साबित होगा। वो साल जिसमें देश के नागरिक आगे आए और मेजोरिटी के चुप रहने की वर्षों पुरानी धारणा को तोड़ा। विनोद राय ने मिडिल क्लास को आंदोलन के लिए भी ललकारा और कहा कि लोगों का वो वर्ग जो वोट नहीं डालना भी अपनी शान समझता था, वो वर्ग ही अब आंदोलन कर रहा है, एक बड़े मकसद के लिए एकजुट हो रहा है और अपनी ताकत का एहसास कर रहा है। उन्हें किस बात ने उकसाया? शायद हर सरकारी दफ्तर में हो रहे भ्रष्टाचार ने। आगे वो कहते हैं कि इतने लोकप्रिय आंदोलनों का प्रशासन को भी आभास नहीं था। वो राजनीतिक रैलियों में पैसे देकर भीड़ जुटाने की आदी थी। कहीं से भी नहीं लगता कि ये भाषण सरकार का ही हिस्सा यानी कैग की तरफ से दिया जा रहा है। इसी तरह फ्रंटलाइन मैगजीन में वरिष्ठ कानूनविद एजी नुरानी भी विनोद राय के द्वारा नेशनल पुलिस अकेडमी में दिए गए एक भाषण का जिक्र करते हैं। ये भाषण विनोद राय ने अक्टूबर 2011 में दिया था। इसमें वो एक एक्टिविस्ट की तरह बात कर रहे हैं, अधिकारियों को राजनीतिक सत्ता के खिलाफ उकसाते हैं। विनोद राय कहते हैं कि गवर्नेंस अपने न्यूनतम स्तर पर है, सिविल सर्वेंट का मोरल डाउन है, सरकार में लोगों का भरोसा अपने निचले स्तर पर है। ये स्थिति देश के लिए नुकसानदायक है और बहुत कुछ दांव पर है और इसे सुधारने का जिम्मा सिविल सर्वेंट्स पर भी है। ये संभवतः पहली बार था कि एक कैग अपने पद पर रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह का अभियान छेड़ रहा था। यह सामान्य बात नहीं थी। या तो कैग बहुत अधिक निष्पक्ष थे, या कांग्रेस सरकार बहुत भोली वाली, या अति लोकतांत्रिक थी, या कैग विनोद राय किसी बड़ी मंशा की पूर्ति के लिए ऐसे भाषण दे रहे थे। इस तरह के बयान विपक्षी पार्टियों से आते हैं। कैग की तरफ से आने का मतलब उतना समझ नहीं आता। विनोद राय देश ही नहीं, देश के बाहर भी इस तरह की बातें कर रहे थे। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में भी उन्होंने इन्हीं तेवरों वाला एक स्पीच दिया था। साल 2013 में अपने रिटायरमेंट के बाद तो विनोद राय ने धड़ाधड़ इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। 2G स्कैम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी घसीटने लगे। भारत के इतिहास में कोई सीएजी ऐसा नहीं मिलता जिसने इस तरह मीडिया में हर किसी को इंटरव्यू दिया हो। बोफोर्स और सबमरीन घोटालों पर रिपोर्ट के कारण तत्कालीन सीएजी टीएन चतुर्वेदी की भी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने प्रेस को इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। जबकि इस मामले में विनोद राय राजनीति के किसी प्लेयर की भूमिका में दिखते हैं। सितंबर 2014 तक विनोद राय अपनी किताब ले आते हैं जिसका नाम था नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, द डायरी ऑफ द नेशंस कंसाइंस कीपर, देश की अंतरात्मा की आवाज बनने वाले की डायरी। इस किताब में विनोद राय ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी इल्जाम लगाए। इल्जाम कुछ कांग्रेस नेताओं पर भी लगाए कि उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेने की सिफारिश की थी। इसमें उन्होंने कांग्रेस नेता संजय निरुपम का नाम लिखा, लेकिन संजय निरुपम ने विनोद राय पर मानहानि का केस कर दिया। परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2021 में विनोद राय ने कोर्ट में संजय निरुपम से माफी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में उन्होंने संजय निरुपम का नाम लिया। भले ही विनोद राय ने संजय निरुपम पर गलत आरोप लगाने के लिए माफी मांग ली, लेकिन उनके लगाए आरोप हजारों किलोमीटर तक की दूरी तय कर चुके थे। मनमोहन सिंह सरकार इतनी बदनाम हुई कि केंद्र में सरकार भी बदल गई। साल 2014 के मई महीने में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। जो होना था वो हो चुका था। साल 2017 का दिसंबर महीना आते आते सीबीआई कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम के फैसले का दिन भी आ गया। 21 दिसंबर 2017 के दिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम मामले पर अपना फाइनल फैसला सुना दिया। सभी आरोपी बरी कर दिए जाते हैं। पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और डीएम के नेता कनिमोड़ी भी बरी हुई। स्पेशल सीबीआई जज ओपी सैनी ने फैसला देते हुए कहा कि सम पीपल क्रिएटेड अ स्कैम बाय आर्टफुली अरेंजिंग अ फ्यू सिलेक्टेड फैक्ट्स एंड एक्सैजरेटिंग थिंग्स बियॉन्ड रिकॉग्निशन टू एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स एंड ह्यूज स्कैम वाज सीन बाय एवरीवन वेयर देयर वाज नन। यानी कुछ लोगों ने चालाकी से कुछ चुनिंदा तथ्यों को इधर-उधर करके घोटाला दिखाया और इसे बढ़ा चढ़ाकर आसमान जितना बना दिया। सबको लगा कि घोटाला हुआ है, लेकिन घोटाला हुआ ही नहीं था। कहने का मतलब है कि कोर्ट ने इस पूरे घोटाले के आंकड़े को हवा हवाई बता दिया। जो कथित 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, कोर्ट के हिसाब से वो घोटाला हुआ ही नहीं। सीबीआई जज ने 2G स्पेक्ट्रम पर फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित करने में बुरी तरह असफल रहा है। ये कहते हुए अदालत ने 14 के 14 आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए। 2G पर आए फैसले पर तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरी जीरो लॉस थ्योरी वाली बात सही साबित हुई। आज मेरी बात साबित हो गई कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ था। अगर घोटाला है तो वो झूठ का घोटाला है, विपक्ष और विनोद राय के झूठ का। विनोद राय को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ और आर्थिक स्थिति में मंदी आई। ये सब बीजेपी की वजह से हुआ। वहीं कोर्ट के फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, इस फैसले से खुशी हुई, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार का जवाब मिल गया है। भले ही सीबीआई कोर्ट ने मनमोहन सिंह के दाग धुल दिए, लेकिन जो बदनामी मनमोहन सिंह की हुई उसने कांग्रेस पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को खत्म करके रख दिया। वहीं विनोद राय को मोदी सरकार आने के बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया जाता है। इससे पहले विनोद राय को रेलवे के फंक्शनिंग में सुधार के लिए बनाई एक कमेटी में लिया गया। विनोद राय अब 75 साल के करीब हो चुके हैं और जब आप वीडियो देखेंगे अगले सालों में देखेंगे तब तक और अधिक उम्र के हो चुके होंगे, लेकिन उनके लिए बीजेपी सरकार में नौकरियों की कमी नहीं है। नवंबर 2021 से विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ विनोद राय के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम मामले में दिए गए आंकड़ों के कारण इस देश में जितना अपमान डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ उतना शायद किसी दूसरे प्रधानमंत्री का नहीं हुआ होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह कम बोलने के लिए जाने जाते थे। जब हर जगह से उन पर बेबुनियाद इल्जाम लग रहे थे तब भी वो ज्यादातर चुप्पी धारण किए रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा और अब समय साबित कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़ी साजिशों के शिकार हुए। विनोद राय के बेबुनियाद घोटाले वाले आंकड़ों की कीमत कांग्रेस को सत्ता गवाकर चुकानी पड़ी। बहरहाल ये षड्यंत्र बहुत गंभीर षड्यंत्र था जिस पर से धीरे-धीरे पर्दा उठ रहा है। ये आपराधिक षड्यंत्र था। 2010 से लेकर 2014 के बीच तक रहा और इस आपराधिक षड्यंत्र पर से जो पहला पर्दा उठा वो तब था जब सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को स्पष्ट तौर पर उन तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ाई थी जो आरोप इस आपराधिक षड्यंत्र के मुख्य सरगना या मुख्य किरदार जो निभा रहे थे विनोद राय और फिर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बाकी तमाम षड्यंत्रकारी एक चुनी हुई सरकार के विरुद्ध बोलते चले जाते थे। उन तमाम आरोपों की धज्जियां सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को उड़ाई। अदालत ने क्या कहा, मैं उद्धृत करता हूं अदालत के शब्दों को। उससे पहले एक और पर्दा हटा। सीबीआई काउंसिल ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी कोल एलोकेशन के मामले में, 2G में अदालत ने धज्जियां उड़ा दी आरोपों की। कोल एलोकेशन में सीबीआई ने ही बोल दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इसमें कोई गलत भूमिका नहीं रही है। 21 सितंबर 2015 को बड़े शब्दों में टिप्पणी। अब कल तीसरा पर्दा उठा और तीसरा पर्दा स्वयं जो मुख्य षड्यंत्रकारी थे या मुख्य कठपुतली थे उन्होंने स्वयं हटा दिया माफी मांग के संजय निरुपम से। कल जिन शब्दों में उन्होंने माफी मांगी उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने झूठ बोला। मैंने वो एफिडेविट की प्रति इसमें संलग्न किया। विनोद राय ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद जो उस वक्त पीएससी के सदस्य भी थे उनसे माफी मांगी कि मैंने आपका नाम लेकर झूठ बोला। 2014 में मैंने झूठ बोला। ये शब्द महत्वपूर्ण है कि अपनी किताब बेचने के लिए जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए मीडिया में उसमें बार-बार कहा कि संजय निरुपम एज मेंबर ऑफ पीएससी मुझसे मिलने आए थे, मुझे उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रिपोर्ट में न लिखा।
संजय निरुपम उनको अदालत में ले गए, तीसरा पर्दा भी कल अदालत के माध्यम से स्वयं विनोद राय ने हटा दिया कि हां मैंने झूठ बोला था और मैंने माफी मांगी। तो जो आदमी अपनी किताब बेचने के लिए इतना बड़ा झूठ का सहारा ले सकता है, सरेआम पूरे देश के सामने झूठ बोल सकता है, वो अपना और अपने आकाओं का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता, ये मैं आप पर छोड़ा। और जो उसने किया, और वो अकेला नहीं था, वो अकेला एक फ्रॉड हो मैं ये नहीं कहूंगा, और भी कई फ्रॉड थे इस षड्यंत्र। आइए देखिए जो तमाम षड्यंत्रकारी थे उनको क्या क्या इनाम उनके आका ने दिया। जनरल वीके सिंह पिछले 7 सालों से मंत्री हैं या नहीं बताइए। अरविंद केजरीवाल, मैं तो राजनीति में आऊंगा ही नहीं जी, लाल बत्ती इस्तेमाल करूंगा ही नहीं जी, कोई पद लूंगा ही नहीं जी, सरकारी घर में रहूंगा ही नहीं जी। आज एक जुगलबंदी सरकार मोदी जी के साथ मिलकर चला रहे हैं पिछले 7 साल से। डॉक्टर किरण बेदी, पहले उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया, वो नहीं सफल हुई तो उन्हें पुदुचेरी का उपराज्यपाल बना दिया। बाबा रामदेव के विषय में क्या कहें, बाबा तो नहीं कहना चाहिए, एक समृद्ध व्यापारी बन गए, लाला रामदेव बन गए, उन्हें भी उपकृत किया। स्वयं विनोद राय, जिसको मैं मुख्य कठपुतली बोलता हूं, वो बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया, तमाम सरकारी सुविधाओं से सुसज्जित किया, जबकि अरुण जेटली जी ने उस वक्त कहा था कि सीएजी से रिटायर होने के बाद किसी को पद नहीं देना चाहिए। उन्हीं अरुण जेटली जी ने फिर इनको उपकृत किया आकर कहने पर। अर्नब गोस्वामी, हमारे और आपके प्रिय, जो उस वक्त गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर अपने आका का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे, उस वक्त पत्रकार थे, मुलाजिम थे, आज एक चैनल के मालिक हैं, और उनके जो पार्टनर थे इस चैनल में वो मंत्री हैं। आप देखिए एक एक व्यक्ति जिसने उस वक्त एक भूमिका अदा की थी अपने आका के कहने पे, वो कहां स्थापित हुआ है। अन्ना हजारे रालेगांव सिटी में आराम फरमा रहे हैं, और हां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लोकपाल का नाम है इस हॉल में, आप बिना गूगल किए लोकपाल का नाम लगा दीजिए। हु इज द लोकपाल ऑफ इंडिया, बताइए मुझे, कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं जब तक गूगल नहीं करूंगा मुझे नहीं मालूम, रणनीति को नहीं मालूम, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको लोकपाल का नाम नहीं मालूम। पिछली बार कब आपने हेडलाइन बनाई, या चलिए हेडलाइन छोड़ लीजिए, ट्रैकर चला कहीं कुछ छपा कि लोकपाल ने स्वयं संज्ञान लिया किसी मुद्दे का, मुद्दे बहुत आए, या किसी मुद्दे को लोकपाल में रेफर कर दिया गया हो, कभी किसी ने कोई खबर सुनी हो या हमने कोई प्रेस वार्ता करने का मौका मिला हो, आपने दिया हो, बताइए नहीं दिया। वेयर इज द लोकपाल, कहां है लोकपाल, कहां है सीएजी जिसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट्स पे प्राइम टाइम डिबेट्स होती थी, वो सीएजी कहां है। सीएजी रिपोर्ट्स को टेलीविजन पर छोड़ दीजिए, अब सीएजी रिपोर्ट की चर्चा संसद के पटल पर भी नहीं होती। बताइए षड्यंत्र क्या था यह। तमाम सीएजी, सिविल सोसाइटी, किरण बेदी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जनरल वीके सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग क्या सिर्फ एक चुनी हुई सरकार, एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के षड्यंत्रकारी मात्र थे या नहीं थे, ये साबित हुआ या नहीं हुआ। हम सिद्धार्थ जी पिछले 7 साल से सड़कों पर ही हैं, और ये तमाम बातें हम जब सरकार में थे तब भी बार बार आप लोगों से निवेदन करके साथ सुन लीजिए, गलत है ये इमोशनल लॉस क्या होता है। और रही बात कोल की, तो उस वक्त की जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें थी, छत्तीसगढ़ हो और राज्य हो, उन्होंने ही मांग की थी, तो हुआ, जो नीति का हिस्सा बनी। तो प्रश्न हम कैसे हुए, कोर्ट ने बहुत सही तरीके से आड़े हाथों लिया एजेंसी को। तो अब लोगों की, उन तमाम लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि जो आदमी किताब बेचने के लिए इतना झूठ बोल सकता है, सोचिए उसने कितना झूठ अपनी सीएजी रिपोर्ट में लिखा होगा। कॉमनवेल्थ 2G पोल बताइए ना क्या हुआ, 2G में तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कोर्ट ने खत्म ही कर दिया। तो आज हमको 2 मिनट रुककर सोचना होगा कि षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा, उसके लाभार्थी कौन थे, वो आज कहां है, सबको दिख रहा है कौन कहां बैठा है।